Welcome. Good morning, all of you. In online class of Bila Devi College, Rasar Prayagraj. Myself, Neeraj Tiwari. पिछले वीडियो में हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में बताया था और एरिया बेडिंग एक्सपेंशन ऑफ परफेक्ट गैस ये हमने आपको पीछे बता दिया है। उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने आपको कराए थे। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में जैसे हमने आपको बताया कि सिंपली स्पेसिफिक हीट है क्या, हमने आपको बताया था स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में आपको क्लियरली एक बार हम समराइज करते हैं। स्पेसिफिक हीट के केस में हमने आपको बताया कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं उसके यूनिट मास के लिए तो सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है और ये जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है ये और सब्सटेंस के जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है ये जो सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसके वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है। यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट हम जितना अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को या सब्सटेंस को हम प्रोवाइड करते हैं उसका जो मान है वो हीट सब्सटेंस के टेम्परेचर को जो इंक्रीज करता है उसके और साथ साथ सब्सटेंस के मास के प्रोपोर्शनल यानी मास पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल ऑफ बॉडी हम कंसीडर करते हैं, मटेरियल ऑफ बॉडी को अगर हम छोटा यानी कहने का मतलब उसका साइज छोटा लेंगे यानी उसका मास कम लेंगे तो हम थोड़ी सी यानी कि अगर हम फ्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसका मास हम मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा मान लेते हैं तो उसका मास जो है 100 ग्राम होता है। ठीक है, किसी मटेरियल ऑफ बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसका मास कम है यानी कि मास कम कंसीडर करते हैं और फ्यू अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं तो जो टेम्परेचर में उसके इंक्रीजिंग होगी यदि हम फ्यू अमाउंट ऑफ हीट हम लेते हैं और मास को हम चेंज कर देते हैं या उससे जैसे मास उसका m1 था कम था उसको उसकी वैल्यू को और बढ़ाते हैं, मास को हम बढ़ा के m2 कर देते हैं। ठीक, मास m2 मास है m2 द्रव्यमान का कोई भी मटेरियल ऑफ बॉडी हम कंसीडर करते हैं, कोई दूसरी बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास m2 है जो कि m1 से अधिक है या m1 का 2 गुना है, फिर हम उसको अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट के कारण उसके टेम्परेचर में हम देखते हैं उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा लेकिन इन कंपैरिजन टू मास इन कंपैरिजन टू बॉडी m1 इन कंपैरिजन टू मास ऑफ बॉडी m1 द टेम्परेचर ऑफ m2 इज लोअर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि m1 मास के बॉडी की अपेक्षा m2 मास की बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जबकि अमाउंट ऑफ हीट क्यू हमने उतना ही प्रोवाइड किया। तो इसके आधार पे हम कहते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस किसी भी मेटल ऑफ बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस अमाउंट ऑफ हीट की जो वैल्यू होगी उसके टेम्परेचर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो कि अमाउंट ऑफ हीट इस प्रकार से द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम या कह सकते हैं गिवन टू द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी एंड राइज इन टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा और उसके टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है उस पर डिपेंड करेगा क्यों अमाउंट ऑफ हीट हम सब्सटेंस मटेरियल ऑफ बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। तो इसके आधार पर एक स्पेसिफिक हीट का फार्मूला हमको प्राप्त होता है। जैसे हमने मान लिया है, हमने माना कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे। हमने आपको सिंपली एग्जांपल लेके बताया कि अगर हम कम मास की बॉडी को कंसीडर करें उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करेगा, ज्यादा मास की बॉडी को कंसीडर करें उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे मटेरियल ऑफ बॉडी को प्रोवाइड करेंगे वो उसके मास पे डिपेंड करेगा क्यों प्रोपोर्शनल टू दैट मास। मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज करेगा यानी और क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा राइजिंग टेम्परेचर जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस पर डिपेंड करेगा। या कंबाइन भी करते हैं हम इसे प्रोपोर्शनल टू दैट टाइम को देखिए एंड राइज दैट यहां पर प्रोपोर्शनल टू यहां प्रोपोर्शनल का साइन आप लगाएंगे कांस्टेंट है c given to dt हो जाएगा where c is a constant and depends its value depends upon the नेचर ऑफ मटेरियल और बॉडी यानी जो बॉडी आप कंसीडर कर रहे हैं उसके नेचर पे यानी उसकी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा इसका जो सी की वैल्यू। ठीक है, और इसी सी को हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं या इसके आधार पर हमको सी की वैल्यू चाहिए तो सी इक्वल हो जाएगा Q
1 या dT, यानी हम कह सकते हैं कि by unit mass of body to increase the unit temperature, unit amount of temperature and to increase the 1 degree centigrade of temperature of a body, the amount of heat given to the system is known as the specific heat of body। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी के एकांक द्रव्यमान के आपको 1 डिग्री यानी यूनिट मास ऑफ बॉडी, यानी कि कहने का मतलब है यूनिट मास ऑफ बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगी वही हीट हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। इस प्रकार से हम की स्पेसिफिक हीट को रूप करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि दूसरे प्रकार का इसको और भी सिंपली वे में हमने आपको एक दूसरे प्रकार का प्रूव करके आपको दिखाया था Q = dt के। तो इसके आधार पर हमने दूसरा एक तरीका आपको बताया था स्पेसिफिक हीट के लिए, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर किसी सिस्टम को डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके मास पे डिपेंडिंग यानी कि स्पेसिफिक हीट हम निकालेंगे। तो हमने दूसरे प्रकार से आपको बताया था कि हम मास के बॉडी को कंसीडर करते हैं और उसको हम डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं या डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं या सिंपली हम मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं और उसके टेम्परेचर में डेल टी की इंक्रीजिंग होती है तो उसकी हीट कैपेसिटी यानी टेम्परेचर में इंक्रीजिंग किसके कारण होगी, जब वो हीट रिसीव करेगा, कोई भी सिस्टम हीट रिसीव करेगा तब उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी। तो इसके आधार पर हमने आपको स्पेसिफिक वैल्यू बताई हीट कैपेसिटी यानी उसकी ऊष्मीय क्षमता जब हम निकालेंगे उसकी ऊष्मीय क्षमता क्या होगी, जितने अमाउंट ऑफ हीट को वो रिसीव करता है उसके कारण जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है यानी प्रति एकांक यानी कि यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए प्रति एकांक ताप की वृद्धि के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होगी, जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी एकांक ताप वृद्धि के लिए वही ऊष्मा की मात्रा उसकी हीट कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता कही जाएगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू आप निकालेंगे Q बाय हो जाएगा डेल T। अगर हम मानते हैं कि Q अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम के टेम्परेचर में डेल्टा T या सब्सटेंस के टेम्परेचर में डेल्टा T की इंक्रीजिंग होती है तो बॉडी की हीट कैपेसिटी आप निकालेंगे Q बाय डेल T होगी। इस प्रकार से हम जब इसका हीट कैसे हीट हम निकालेंगे इस कैसे हीट की डेफिनेशन हम जानते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। हमने आपको बताया कि जब यूनिट मास पे किसी भी बॉडी को यानी यूनिट मास पे किसी भी क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे तो उसके पहले हम एक स्पेसिफिक वर्ड लगाते हैं, जहां भी स्पेसिफिक वर्ड लगेगा यानी उस क्वांटिटी को हम उस क्वांटिटी को फिजिक्स में उस क्वांटिटी को क्या करेंगे यूनिट मास पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे पर यूनिट मास यानी स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक हीट इक्वल टू आ जाएगा हीट कैपेसिटी अपॉन मास, हीट कैपेसिटी अपॉन मास हो जाएगा। इसके आधार पर हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको पता है Q अपॉन डेल T है अपॉन मास हो जाएगा मास में न्यूटन यानी डायरेक्ट वैल्यू आप लिखेंगे Q बाय हो जाएगा N इनटू डेल T। ठीक है, Q बाय हो जाएगा N इनटू डेल T के ये हमारा स्पेसिफिक हीट। तो ये जो यानी कि ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ये डेफिनेशन केवल यानी कि क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे यानी क्लियरली सफिशिएंट होंगे फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, केवल सॉलिड और लिक्विड के केस में। बट इन केस ऑफ गैसेस जब हम गैसों की बात करेंगे तो इस स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होगी 0 टू इनफाइनाइट यानी 0 से लेकर इनफिनिटी के बीच में स्पेसिफिक हीट क्या करता है, वेरी करता है। क्यों करता है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के आधार पर आपको पीछे की वीडियो में बताया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस जो है वो क्लियरली सेकंड वैल्यू आप रेंज बल्कि वो क्या वेरी करता है 0 से इनफिनिटी के बीच में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब हम गैस को कंप्रेशन में यानी कि गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे यानी गैस के वॉल्यूम को हम यानी गैस के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जब गैस को कंप्रेशन में लेंगे यानी कि गैस को कंप्रेशन प्रोसेस में कंसीडर करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन में लेंगे, किसी भी प्रकार की हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे गैस को और उसके प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तब पर भी हम देखते हैं कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, जब गैस का वॉल्यूम कम होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और उनके बीच का कोलिजन जो होगा, कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस जो है एक दूसरे के तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के एटम वॉल्स पे स्ट्राइक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जबकि हम किसी भी प्रकार की हीट को सिस्टम को सप्लाई नहीं करेंगे फिर भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां के हीट में अगर हम स्पेसिफिक हीट निकालें तो स्पेसिफिक हीट जब हम एट कांस्टेंट यानी जब हम स्पेसिफिक हीट निकालेंगे जब गैस का
प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो स्पेसिफिक हीट इक्वल टू द Q बाई m इनटू डेल T के m इनटू डेल T होगा, Q बाई m इनटू डेल T होगा। लेकिन उस केस में हमने आपको बताया कि किसी प्रकार की हीट हम सप्लाई नहीं करेंगे। जब हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी 0 बाई हो जाएगा m इनटू डेल T, और 0 को में किसी तरह से डिवाइड करेंगे, जिसको किसी से डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगी, यानी T की वैल्यू हमको 0 फाइंड होगी कब, जब हम गैस को एडियाबैटिक कंप्रेशन में कंसीडर करें। फिर हम गैस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कंसीडर करते हैं, यानी गैस को हम कंसीडर करते हैं कि जब हम गैस को Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस केस में हम स्पेसिफिक निकालेंगे Q इक्वल टू होगा Q बाई m इनटू डेल T। तो डेल T की वैल्यू क्या होगी, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाएगी, डेल T की वैल्यू 0 आएगी। Q बाई d को हम 0 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट अनंत आएगी। यानी कहने का मतलब है स्पेसिफिक हीट हमने देखा कि जब हम उसको एडियाबैटिक कंप्रेशन में गैस को कंसीडर करेंगे तो स्पेसिफिक हीट 0 मिलेगी, एडियाबैटिक जब हम उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कंसीडर करेंगे तो स्पेसिफिक हीट हमको इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक, स्पेसिफिक हीट हमको इनफाइनाइट मिलेगी। इसके आधार पर यहाँ पर तो इसके आधार पर क्लियर हो जाता है कि गैस की अगर हमको स्पेसिफिक गैस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है तो इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वी कंसीडर, यानी हमको मानना पड़ेगा, हमको ये लेना पड़ेगा, वी कंसीडर आइदर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट या आइदर प्रेशर केप्ट कांस्टेंट और वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, यानी या तो हमको प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब हम प्रेशर या वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो हमको इस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगी। इसलिए गैसों के केस में हम स्पेसिफिक हीट को ओनली स्पेसिफिक हीट नहीं कहते हैं, गैसों के केस में हमको स्पेसिफिक हीट तभी फाइंड होगी जब हम गैस के केस में स्पेसिफिक हीट को क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तब हमको स्पेसिफिक हीट मिल सकती है, या हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तब हमको स्पेसिफिक हीट मिलेगी। इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो प्रकार से हम कंसीडर करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसकी भी डेफिनेशन हमने आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर हमने डेफिनेशन आपको बताई है। डेफिनेशन हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड when pressure kept constant is known as the specific heat of gas at constant pressure। यानी जब हम किसी भी गैस के दाब को कांस्टेंट यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और तब उसके एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी वो हमारी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी, वह गैस की विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। इसी प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी डेफिनेशन लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी टू 1 डिग्री C when volume kept constant is known as specific heat of gas at constant volume। It is denoted by Cv। constant pressure के लिए हम गैस की स्पेसिफिक हीट को Cv से डिनोट करते हैं और constant वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक हीट को Cv से डिनोट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पीछे वीडियो में ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा है कि व्हाई Cv इज ग्रेटर देन Cv, यानी क्यों स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन, व्हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि क्यों गैस की विशिष्ट उष्मा स्थिर ताप पर गैस की विशिष्ट उष्मा स्थिर आयतन पे गैस की विशिष्ट उष्मा से अधिक होती है, ऐसा क्यों होता है, ये हम आपको आज बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। एक तो सिंपली हमने आपको डेफिनेशन जो है इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp की, या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp और Cv की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हमने अभी आपको डिस्कस किया, पीछे वीडियो में हमने आपको बताया है। ठीक, तो हमको यहाँ हमारे जो टॉपिक है प्रेशर के बारे में Cp ग्रेटर देन Cv, यानी क्यों Cp यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर ताप पे गैस का की जो विशिष्ट उष्मा है वो स्थिर आयतन पे गैस की विशिष्ट उष्मा से अधिक होती है, क्यों, ये हमको ये करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम सिंपली यानी सिंपल वे में आपको कंसीडर करके दिखाते हैं
पहले हम मानते हैं कि पीवी यानी स्पेसिफिक हीट जो हमारी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम कंसीडर करें तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी। हम मानते हैं यहाँ कंसीडर कर देते हैं कि हम एक मानते हैं सिंपली इसको प्रूव करने के लिए हम आपको दिखाते हैं हम यहाँ कंसीडर करते हैं इसको व्हेन ए फिक्स्ड मास ऑफ एयर पहले फिक्स्ड मास ऑफ गैस हम यहाँ कंसीडर करते हैं हीट इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं when a fixed mass of gas is given heat at constant volume then gas does not perform any external work। ठीक, तो क्या होगा, गैस किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल वर्क को फाइंड नहीं करेगी या एक्सटर्नल वर्क को परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक, हमने यहाँ मान लिया कि स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे तो हमने मान लिया कि फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज गिवन हीट, यानी जब हम किसी स्थिर मास फिक्स्ड मास में गैस का एक मास फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यम गैस का जो मास है वो यम मास ऑफ गैस हम कंसीडर करते हैं कि गैस का जो द्रव्यमान है, मास है, वो यम केजी है, एम केजी है या यम ग्राम। ठीक, हम कंसीडर करते हैं कि गैस का मास जो है वो हमने फिक्स कर दिया। तो हम किसी गैस को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, गैस को हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, या तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी और कुछ ना कुछ वर्क डन आपको फाइंड होगा। हम जानते हैं कि इसीलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस दो प्रकार की होती है, जो कि हम जानते हैं जब हम हीट सप्लाई करेंगे गैस के सिस्टम को तो गैस के टेम्परेचर के इंक्रीजिंग के साथ साथ उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीजिंग होगी, जिसके कारण हमको वर्क डन फाइंड होगा। ठीक, तो ये हमने आपको बताया पीछे। तो हमने यहाँ कंसीडर किया कि पीवी यानी स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम कंसीडर करेंगे तो हमने मान लिया कि गैस कंसीडर किया जिसके मास को हमने फिक्स कर दिया, मास को कंसीडर कर लिया कि हम मास गैस का है उसको हमने फिक्स किया और हमने कंसीडर किया कि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं। हमने गैसेस सिस्टम को मान लिया कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम गिवन है, हम मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को देते हैं। ठीक, अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हम उसको कंसीडर करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम जानते हैं कि वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन गैस डज नॉट परफॉर्म एनी एक्सटर्नल वर्क डन, यानी कि तब गैस क्या है किसी भी प्रकार के बाह्य कार्य को प्राप्त नहीं करेगी। जब वॉल्यूम को आप कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, जो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड नहीं होगा, वर्क डन हमको फाइंड नहीं होगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होगा, यानी कि गैस जो हीट कंसीडर करेगी, जो हीट रिसीव करेगी, उस हीट के कारण गैस किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल वर्क डन यानी कि उसके द्वारा गैस के द्वारा किए गए कार्य में किसी भी प्रकार की ऊष्मा को खर्च नहीं किया जाएगा। जो भी हीट गैस कंसीडर करेगी, जो भी हीट रिसीव करेगी, गैस को जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे वो एक्सटर्नल वर्क में स्पेंड नहीं होगी, एक्सटर्नल वर्क में खर्च नहीं होगी। जो भी हीट होगी वो सारी की सारी एक्सटर्नल वर्क हमको फाइंड नहीं होगा, यानी टोटल हीट कन्वर्ट कहाँ होगी, उसके टेम्परेचर में। यानी जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे गैस को वो टोटली कहाँ कन्वर्ट होगी, गैस के टेम्परेचर में। गैस का जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस टेम्परेचर से राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस यानी टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड या गिवन टू द सिस्टम कह सकते हैं आप। टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए गैस, द गैस इज यूज्ड अप इन राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी वो सारी की सारी हीट कहाँ कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर ऑफ गैस यानी गैस के ताप की वृद्धि में खर्च होगी। यानी कहने का मतलब जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, गैस के द्वारा उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में खर्च होगी। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सिंपली, तो स्पेसिफिक हीट अगर हम निकालें स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होगा, जितने अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपन हो जाएगा मास एम इनटू हो गया, हमने मान लिया मास क्या मानते हैं इनटू के टेम्परेचर में इंक्रीज होने की डेंसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वाले हमको मिलेगा A इक्वल टू Q बाई M इनटू डेंसिटी। हमने मान लिया कि गैस कंसीडर किया होगा, ठीक है ना। गैस का जो मास हमने लिया है वो हमने मान लिया 1 ग्राम हम कंसीडर कर ले और हम मानते हैं कि टेम्परेचर जो इंक्रीजिंग होती है 1 डिग्री C। ठीक, तो यहाँ से Pv इक्वल टू क्या होगा, Q1 हो जाएगा, तो Q1 मान लेते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि
कि जब हम गैस को एक बार हम गैस को कांस्टेंट वाले हमको पीवी और पीटी के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो हमने मान लिया कि हम ये गैस में फिल्टर कंसीडर करते हैं, गैस कंसीडर करते हैं, गैस को हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं और गैस के मास को हमने फिक्स कर लिया, हमने गैस के मास को 1 ग्राम कंसीडर कर लिया, हमने कहा गैस फिक्स मास ऑफ गैस यानी निश्चित द्रव्यमान की गैस के द्रव्यमान को हमने निश्चित कर दिया, कांस्टेंट मान लिया, तो मान लेते हैं गैस का द्रव्यमान हमें या 1 ग्राम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, हम गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब गैस के वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट किया हुआ है और जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा नहीं, ना ही वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो एक्सटर्नल वर्क डन हमको 0 मिलेगा। तो हम जानते हैं एक्सटर्नल वर्क डन या एक्सटर्नल वर्क इक्वल होता है P × dV के, जब dV की वैल्यू d क्या होगा, d कांस्टेंट होगा, d कांस्टेंट होगा, dV की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम dV की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, यानी एक्सटर्नल वर्क डन हमको 0 पॉइंट, यानी कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होगा, यानी जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे गैस सिस्टम को या गैस को जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ कन्वर्ट करेगा, टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में सारी की सारी हीट क्या होगी, टेम्परेचर जो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पूरी हीट जो सिस्टम को हम सप्लाई करेंगे वो कन्वर्ट होगी गैस के द्वारा। राइट, गैस के टेम्परेचर की इंक्रीजिंग, गैस के टेम्परेचर की इंक्रीजिंग यानी गैस का ताप जितना बढ़ेगा, जितने अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को गैस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट कहाँ खर्च होगी, गैस की ताप शक्ति में खर्च हो जाएगी। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि गैस की ताप में यानी गैस का जो मास हमने मान लिया, गैस का जो मास है वो यूनिट है एकांक में 1 ग्राम या 1 kg हम कंसीडर करें और उसके साथ में जो वृद्धि होगी 1 डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, Cv = कांस्टेंट वाला होना है, Cv = अमाउंट ऑफ हीट अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ हीट हो गया Q1 अपॉन मास इनटू टेम्परेचर, मास हमने मान लिया यूनिट मास ऑफ बॉडी में हम यूनिट मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर राइज इन यूनिट अमाउंट ऑफ गैस यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो इंक्रीज होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो ये यूनिट मास ऑफ गैस के लिए देन Cv = क्या हो जाएगा, Q1 के Cv की वैल्यू हो जाएगी Q1 के बराबर। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी हीट हम यानी कहने का मतलब है गैस सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो सारी की सारी हीट कहाँ कन्वर्ट होगी, उसके टेम्परेचर के इंक्रीजिंग में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि the specific heat of gas at constant volume is equal to the amount of heat given to the amount of heat rise the temperature of gas to 1 degree centigrade या of 1 mole of gas to 1 degree centigrade। हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि the specific heat of gas at constant volume is equal to the amount of heat that rise the temperature of 1 mole of gas 1 mole of gas by 1 degree सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर रह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, वो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट दैट राइज द टेम्परेचर ऑफ गैस दैट राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वो 1 मोल गैस के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाती है जो ऊष्मा की मात्रा, उस ऊष्मा की मात्रा के बराबर हो गई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cv = हो गया Q1 की। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लेंगे। हमने यहाँ आपको बताया या हमको क्वेश्चन कह रहा है कि Cv की वैल्यू Cg से अधिक क्यों होती है, या ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है कि द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस विच वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस इज ग्रेटर, यानी कि गैस की स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है उसमें कौन सी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अधिक होगा या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अधिक होगा। ये हम जानने के लिए हमने यहाँ आपको बताया कि जब हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कंसीडर करें, स्पेसिफिक हीट में किसी भी गैस के लिए निकालें कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो हमने मान लिया कि गैस का जो मास है वो फिक्स है, गैस के मास को हमने फिक्स किया और फिर हम गैस को क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब गैस को हम हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कांस्टेंट वॉल्यूम होने के नाते क्या होगा, गैस किसी भी प्रकार की वर्क को प्राप्त नहीं करेगी, यानी किसी प्रकार की वर्क को प्रस्तुत नहीं करेगी। गैस डज नॉट परफॉर्म एनी एक्सटर्नल वर्क बिकॉज द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए गैस के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। देन द हीट गिवन टू द सिस्टम या देन हीट गिवन टू द गैस इज यूज्ड अप इन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी कि जो भी हीट हम सिस्टम को या गैस को देंगे वो हीट कहाँ होगी, वो गैस के ताप की वृद्धि में खर्च होगी।
ठीक। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि डज द स्पेसिफिक हीट भी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम। स्पेसिफिक हीट की भी डेफिनेशन में आप लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने की आवश्यक उष्मा की मात्रा, तो जो उष्मा की मात्रा होगी वो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी। हम यहाँ कह सकते हैं डज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द amount of heat given is equal to the amount of heat that rise the temperature of gas of 1 mole of gas by 1 degree centigrade। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम सब्सटेंस के या गैस को प्रोवाइड करेंगे उसके एकांक द्रव्यमान के लिए, तो एकांक द्रव्यमान के लिए जो भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे उसके एकांक ताप वृद्धि के लिए, एकांक द्रव्यमान की गैस के एकांक ताप वृद्धि के लिए जो भी उष्मा की मात्रा एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोवाइड की जाएगी वो उष्मा की मात्रा उसके स्पेसिफिक हीट के इक्वल हो गया, वही उष्मा की मात्रा उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस प्रकार से हमने मानी कि यदि हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस को, यानी गैस को Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, गैस के 1 ग्राम मोल द्रव्यमान के लिए, गैस के 1 ग्राम मोल के लिए हम के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए यदि हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट का इक्वल हो जाएगा Q1 की। यानी जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे CV को निकालने का फार्मूला हम Q1 का वैल्यू डेल्टा हो जाएगा। फिर यूनिट मात्रा को कंसीडर करेंगे, 1 मोल मान लेंगे, 1 मोल मान लिया, जहां वैल्यू आ गई Q1/ΔT के एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q1/ΔT, ΔT की वैल्यू हमने मान लिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीजिंग होती है तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, CV के बराबर हो जाएगी। Q1 की वैल्यू में अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे तो सब्सटेंस की 1 डिग्री की टेंपरेचर की इंक्रीजिंग के लिए 1 ग्राम मोल पदार्थ के लिए उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी। इस प्रकार से CV की वैल्यू क्या होगी, Q1 के बराबर हो जाएगी। ठीक ना, यानी Q1 की वैल्यू CV के बराबर होगी जब m की वैल्यू क्या हो, 1 ग्राम मोल कंसीडर हमने किया है, 1 मोल कंसीडर किया है एंड ΔT इक्वल टू 1 डिग्री जब होगा तो Q1 की वैल्यू CV के बराबर होगी। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं साहब, यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं the specific heat of gas at constant volume is equal to the amount of heat that rise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree। जो 1 मोल गैस के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उष्मा की मात्रा हमारी स्पेसिफिक हीट कही जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम की। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया हो जाएगा Q1। तो यहाँ पे अब हम किसी प्रकार से निकालते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम कंसीडर करेंगे, यहाँ ध्यान स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम कंसीडर करेंगे, यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जब आप कंसीडर करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ देखिए जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट होगा जो भी हीट हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, जो भी हीट हम सब्सटेंस को यानी हम मान लेते हैं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करते हैं या Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं। Q अमाउंट ऑफ हीट जब हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, गैस को प्रोवाइड करेंगे Q अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान समझिएगा। हमने कहा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने बताया कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट का टोटल अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होगी किसमें, द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी गैस के ताप की वृद्धि में जितना भी हीट आप प्रोवाइड करेंगे सब कुछ उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में कन्वर्ट यानी खर्च होगी। लेकिन यहाँ जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करेंगे तो जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे तो Q अमाउंट ऑफ हीट के कारण सबसे पहले जब Q अमाउंट ऑफ हीट आप गैस को देंगे तो इसका कुछ भाग हम मान लेते हैं Q1 अमाउंट। जनरली या सामान्यतः ऐसे सिंपल वे में आप समझिए कि जब हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, गैस कुछ वर्क फाइंड करेगी, देन गैस डज सम एक्सटर्नल वर्क,
यानी गैस क्या होगी, कुछ एक्सटर्नल वर्क फाइंड करेगी, कुछ एक्सटर्नल वर्क हमको मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब जब हम सब्सटेंस को यानी गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट के कारण गैस का के द्वारा कुछ कार्य हमको प्राप्त होगा। तो गैस के द्वारा जो कार्य हमको प्राप्त होगा, तो जब ये नहीं कि जितने हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो टोटली उसके वर्क डन में कन्वर्ट होगी। गैस के द्वारा कुछ कार्य हमको प्राप्त होगा, तो जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे उस हीट के दो पार्ट होंगे, यानी उसका कुछ भाग उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में और जो शेष भाग होगा उसके द्वारा किए गए कार्य में कन्वर्ट होगा, गैस के द्वारा किए गए कार्य में खर्च होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम गैसीय सिस्टम को इस प्रकार से अगर हम समझें, ये हम कंसीडर करें कि जितना टेम्परेचर हमारा फर्स्ट वे में यहाँ हमने कंसीडर किया था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जो टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तो उस टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर यहाँ भी इंक्रीज करता है। अगर ऐसा हम कंसीडर करें तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सब्सटेंस को जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे उस हीट में Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमारा कन्वर्ट का होगा टेम्परेचर इंक्रीजिंग में, क्योंकि गैस का मास हमने सेंस किया हुआ है, गैस का मास फिक्स है, तो मास फिक्स होने के कारण 1 मोल ऑफ गैस यहाँ 1 ग्राम मोल कंसीडर यहाँ भी किए। तो 1 ग्राम मोल के लिए अगर हम कंसीडर करें कि जितना टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज किया था फर्स्ट केस में, सीबीआई कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया था, इतना टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ाने की तो हमको और गैस को और भी हीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी जब गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर हम कंसीडर करेंगे और गैस को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस के द्वारा हमको कुछ कार्य प्राप्त होगा, यानी उसका एक्सटर्नल वर्क हमको फाइंड होगा। तो जो कार्य हमको प्राप्त होगा और गैस के द्वारा कुछ कार्य भी प्राप्त होगा, साथ साथ हमको उसका कुछ टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर जितना हमारा फर्स्ट केस में यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया था उतना ही टेम्परेचर गैस का यहाँ भी इंक्रीज करे, तो जाहिर सी बात है गैस को हमको और भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब हम और हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस का क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और इसी वजह से इंक्रीज करने से हमको गैस को Q1 अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। यानी गैस को अगर हम Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट Q1 को हमको देना पड़ेगा उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो होगा हम मान लेते हैं रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद जो शेष बचता है उसका पार्ट वो हमारा कन्वर्ट ना होगा एक्सटर्नल वर्क करने में। यानी कहने का मतलब है कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर रहेंगे गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस के द्वारा कुछ कार्य प्राप्त होगा, और गैस तो ये जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो गैस के ताप में वृद्धि भी करेगी और गैस के द्वारा किए गए कार्य में भी खर्च होगी। यानी यदि हम कहें कि गैस के द्वारा का ताप जो है कितना इंक्रीज करे, जितना हमारा फर्स्ट केस में Q1 अमाउंट ऑफ हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता था उतना हीट करे, तो जाहिर सी बात है हमको और भी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हमको और हीट देंगे, जिसमें से Q1 पार्ट हमारा खर्च कितना होगा, Q1 पार्ट उसके टेम्परेचर इंक्रीजिंग में खर्च होगा। फर्स्ट केस के बराबर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसको पहले देना पड़ेगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर फर्स्ट पार्ट या जैसे फर्स्ट केस में हमारा Q1 अमाउंट के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमको Q1 अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को देना पड़ेगा। इसके बाद जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे इससे अधिक, यानी कहने का मतलब Q2 अमाउंट ऑफ हीट मान लेते हैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट और हम प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब यदि हम सब्सटेंस को Q अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट देते हैं तो इसके बराबर ताप वृद्धि के यानी C के इक्विवेलेंट यानी जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग है इसके बराबर टेम्परेचर इंक्रीजिंग के लिए Q का Q1 भाग खर्च होगा उसके टेम्परेचर इंक्रीजिंग में, और रिमेनिंग पार्ट हमारा खर्च होगा Q2 अमाउंट ऑफ हीट उसके वर्क डन में। यानी जाहिर सी बात है कि हम जो स्पेसिफिक हीटर जब हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट प्रेशर Cc की वैल्यू निकालेंगे तो Cc की जो वैल्यू होगी Q अमाउंट ऑफ हीट ये इसके बराबर होगी, ये Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब है तब हमारे यहाँ Cc की वैल्यू निकालेंगे तो Q हो जाएगा Q/9 हो जाएगी, यानी ये Q की वैल्यू क्या होगी Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी, और यहाँ Cb की वैल्यू निकालेंगे तो Cb की वैल्यू क्या है Q1 के बराबर है, यानी Cb Q1/100 है। और अगर यहाँ के केस में हम कंसीडर करें इसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यानी वैल्यू 1 मोल होगी, डेल्टा की वैल्यू 1 डिग्री की होगी, यानी Cp होगा हमारा Q1 प्लस Q2 की। तो जाहिर सी बात है जब इसके इक्विवेलेंट एट कांस्टेंट प्रेशर हम कंसीडर करेंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कहा कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट क्या होगी एक्सटर्नल वर्क में खर्च होगी। अगर हम ये कहें तो
कहने का मतलब है सिस्टम को जो भी हीट हम प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका कुछ भाग उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में और शेष भाग किए गए कार्य में खर्च होगा। तो अगर हम ये चाहें कि जो भी टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है वो टेम्परेचर किसके बराबर हो, फर्स्ट केस के बराबर यानी इसके बराबर हो, इसके बराबर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमको और भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि और हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका Q1 अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हो जाएगा उसके टेम्परेचर में, तब इसको इक्विवेलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गैस का, और बेस पार्ट जो होगा Q2 अमाउंट ऑफ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट होगी। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम इसको इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च होगा, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन को फाइंड होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो पहले Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेके वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे गैस का टेम्परेचर के साथ साथ वर्क डन भी हमको फाइंड होता रहेगा। तो इसके लिए इसके यानी फर्स्ट केस के इक्विवेलेंट यानी CD के इक्विवेलेंट यहाँ Q1 अमाउंट ऑफ हीट के कारण जितना टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होता है फर्स्ट केस में, इतना हीट प्रोवाइड यानी इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको गैस को और भी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो Cp की वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी, तब जाके क्या होगा, तब जाके गैस का टेम्परेचर यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों का इक्विवेलेंट होगा फॉर फिक्स्ड मास, यानी फिक्स्ड मास गैस के लिए यानी एक मोल गैस के लिए उसका साफ टेम्परेचर, तब जाके Q1 अमाउंट ऑफ हीट के कारण जो टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसके टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होगी। यानी कहने का मतलब है कि एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम कंसीडर करेंगे और हम ये चाहें कि एट कांस्टेंट प्रेशर गैस का जो टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है हो, तो हमको हमेशा एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो जितना हम हीट प्रोवाइड करते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा हीट हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब इससे ज़्यादा हीट हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तब एट कांस्टेंट प्रेशर जो गैस का टेम्परेचर होगा सेम मास के लिए तब इसके इक्विवेलेंट होगा, और यानी कि ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तब जब हीट की वैल्यू अधिक होगी यानी Q की वैल्यू जब अधिक होगी तो Cp की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिक हीट डिपेंड रहेगा Q यम और डेल्टी पे, ठीक। तो यम और डेल्टी को दोनों ने फिक्स करने कर दिया, यम और डेल्टी का जितना टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करता है उतना जितना टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करता है उतना टेम्परेचर यहाँ भी इंक्रीज करेगा, जितना मास यहाँ का है उतना ही मास गैस का यहाँ भी है, ठीक। तो यहाँ पे उतना इसके बराबर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी अधिक उष्मा की मात्रा को लेनी पड़ेगी। तो यहाँ Q1 की अपेक्षा यहाँ की हीट की अपेक्षा यहाँ की हीट क्या होगी, अधिक होगी। जब यहाँ की हीट अधिक होगी तो इस प्रकार से कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर अधिक होगा इन कंपैरिजन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम कंसीडर करेंगे तो जो भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उस हीट का कुछ भाग उसके टेम्परेचर ताप वृद्धि में और शेष भाग किए गए कार्य में खर्च होगा। तो जाहिर सी बात है हमको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्विवेलेंट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए गैस का हमको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अपेक्षा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से अधिक हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उष्मा की मात्रा को अधिक देना पड़ेगा। इसके कारण यहाँ अधिक उष्मा लगेगी, इसलिए अधिक हीट यानी कि मोर हीट यहाँ हमको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट ऑफ हीट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ की अपेक्षा यहाँ की हीट की अपेक्षा यहाँ की हीट अधिक होगी, तब जाके इसका टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि जो Q की वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी। तो Q1 प्लस Q2 होगी तो यही से जाहिर सी बात है Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमको अधिक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ की स्पेसिफिक हीट हमको अधिक मिलेगी इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज द स्पेसिफिक हीट इज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीट। यानी जैसे जैसे गैस के हीट को आप इंक्रीज करेंगे, गैस के हीट बढ़ेंगे, उष्मा की मात्रा अगर हमारी बढ़ती है तो गैस का स्पेसिफिक हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक। यानी स्पेसिफिक हीट सिस्टम को दी गई उष्मा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी उष्मा पे डिपेंड करता है। जब उष्मा की मात्रा बढ़ेगी तो स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी। इस केस में हम जानते हैं कि Cp
इज इक्वल टू, जो यहाँ हमारे बड़े बड़े है Q/m into डेल्टा T। तो इसके आधार पर यहाँ से क्लियर हो जाता है कि CV एट कॉन यानी गैस की एक फिक्स्ड मास यानी सेम मास ऑफ गैस के लिए हमको जो स्पेसिफिक हम कंसीडर करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो कम होगी इन कंपैरिजन टू एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम की अपेक्षा हमको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेम्परेचर इंक्रीजिंग के लिए इन इक्वल टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम से गैस का जो गैस के ताप में जो वृद्धि होती है उसके बराबर ताप वृद्धि के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कांस्टेंट प्रेशर तो उसके बराबर गैस के ताप वृद्धि के लिए हमको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जब ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ की स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, अधिक होगी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या सिंपलाइज रेट ऑफ सिंपली आप देख सकते हैं दस इसके आधार पर लिख सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन C। Cp की वैल्यू Cp से अधिक होगी, ये आप जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक आता है मेयर्स लॉ। ठीक, मेयर्स लॉ के बारे में हम अभी आपको बताते हैं। वेलकम बैक। ठीक है, पीछे भी आपको इससे पहले हमने आपको बताया स्पेसिफिक हीट, व्हाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेयर्स रिलेशन Cp माइनस V इज इक्वल टू R। पीछे कक्षाओं में आपने पढ़ा है, यहाँ भी हम आपको एक बार पढ़ा देते हैं। ठीक है, कि मेयर्स लॉ क्या है, मेयर जो रिलेशन दिया था उन्होंने बताया कि द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी गैस कांस्टेंट भी इक्वल होता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी Cp द डिफरेंस बिटवीन Cp और Cv के बीच का जो अंतर होता है वो गैसेस कांस्टेंट कैपिटल R के इक्वल होता है। ठीक, तो कैसे होता है ये हमको देखना है, ये हमको प्रूव करना है कि कैसे होता है। ठीक, Cp माइनस V इज इक्वल टू R, ये रिलेशन हमको फाइंड करना है। हमने कंसीडर किया एक फिगर बनाते हैं। हमने एक सीधी डायग्राम कंसीडर किया जहां हम गैस एक्सिस हमारा वॉल्यूम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रोसेस को वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ग्राफ है हमारा, और वाई एक्सिस हमारा प्रेशर कर्व है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यानी यदि प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा ये कर्व हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इंक्रीज करेगा। यदि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो जो कर्व हमारा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस आगे बढ़ेगा। तो इसके आधार पर हमने यहाँ दो कर्व कंसीडर किए हुए हैं, AB और CD। हमने मान लिया अकॉर्डिंग टू फिगर भी कर सकते हैं, लेटर कंसीडर कर सकते हैं कि ABCD रिप्रेजेंट टू आइसोथर्मल कर्व एट टेम्परेचर T and T plus Cp। तो हमने यहाँ कंसीडर किया होगा फिगर बोथ है टू आइसोथर्मल AB and Cp फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T and T plus Cp रेस्पेक्टिवली। हमने माना कि ABCD दो आइसोथर्मल कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मतलब है कि वे यानी कि A से B के बीच में AB जो कर्व हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है या CD जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जैसे AB कर्व हमारा टेम्परेचर T पे फिक्स है और CD हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है जो थर्मल कर्व एट टेम्परेचर T प्लस dt। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब है कि एक प्रोसेस या एक कर्व, आइसोथर्मल कर्व का मतलब है एक कर्व विच यानी कि which varies at constant pressure या at constant temperature, यानी वह कर्व जो constant temperature पे वेरिएट करता हो वो कर्व हमारा आइसोथर्मल कर्व कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ CD को आइसोथर्मल कर्व कंसीडर किया ठीक, ABCD पे हमने माना, हम यहाँ से कंसीडर करते हैं हमने कोई गैस कंसीडर किया हुआ है जो कि हमारा प्रेशर P पे यहाँ पे E, F और G। हम एक गैस कंसीडर करते हैं, गैस एक सब्सटेंस लेते हैं, गैस कंसीडर करते हैं, गैस को गैस सिस्टम को मानते हैं और हम मानते हैं कि गैस हमारा इनिशियल स्टेज T से G में जा सकता है, T से G पे जाता है या E से F पे जाता है। ठीक, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कर्व हमने इसी प्रकार का बनाया हुआ है। हमने माना कि कोई गैस है, गैस 1 ग्राम एक मोल हमने गैस का कंसीडर किया, यहाँ तो आपको लिखते हैं ठीक है, 4 से 2 आइसोथर्मल AB and CD for 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T and T plus Cp। यानी हमने माना कि ABCD हमारे दो आइसोथर्मल कर रहे हैं जो 1 मोल आइडियल गैस के लिए
टेम्परेचर T और T प्लस dt को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी T और T प्लस dt टेम्परेचर पे ABCD दो आइसोथर्मल कर्व हमारे हैं। ठीक, हमने हमारा इनिशियल स्टेट ऑफ गैस रिप्रेजेंटेड बाय E ऑन AB, यानी AB कर्व पे जो पॉइंट P है वो हमारा इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करता है गैस का, गैस का इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। आगे हमने लिखा है कि द गैस टेम्परेचर है, गैस का जो टेम्परेचर है, गैस का जो ताप है, कैन बी रेज्ड बाय T प्लस dt आइदर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट, यानी गैस के टेम्परेचर को हम T से T प्लस dt तक इंक्रीज कर सकते हैं। तब the gas temperature can be raised by T plus dt either keeping volume constant और pressure constant है, या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया स्पेसिफिकेशन ऑफ गैसेस में कि गैस की स्पेसिफिकेशन यानी गैस के टेम्परेचर को हम इंक्रीज केवल तभी कर पाएंगे या कुछ वैल्यूज हमको तभी मिलेगी कि गैस के टेम्परेचर में कितनी इंक्रीज या स्पेसिफिक जितना होता है ये हमको तभी प्राप्त होगा जब हम कंसीडर करेंगे, यानी गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे रखेंगे, कंसीडर करेंगे, तभी हम गैस की स्पेसिफिक को बता सकते हैं या गैस में किसी भी मात्रा की ऊष्मा जब हम गैस को प्रोवाइड करेंगे उसके टेम्परेचर में कितनी इंक्रीजिंग होगी ये हम केवल तभी बता सकते हैं जब हम उसके स्पेसिफिक को फाइंड करेंगे, और स्पेसिफिक हमको केवल तभी मिलेगा जब हम प्रेशर या वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। हमने यहाँ कंसीडर किया गैस टेम्परेचर कैन बी रेज्ड बाय T प्लस dt आइदर कीपिंग वॉल्यूम, गैस के ताप को हम T से T प्लस dt तक बढ़ा सकते हैं, यानी T प्लस dt टेम्परेचर तक बढ़ा सकते हैं, यानी जो टेम्परेचर गैस का T है उसको हम T से T प्लस dt तक ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कब? आइदर यानी या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तब, या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब, यानी गैस के टेम्परेचर को हम T प्लस dt तक बढ़ा सकते हैं, या चाहे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के बढ़ाएं, कीपिंग प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट रख के गैस के टेम्परेचर को हम T प्लस dt तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे हमने माना कि गैस की रीजन फ्रॉम T प्लस dt कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, हमने मान लिया कि यदि गैस हमारी क्या है, गैस हमारी गैस को हम हीट करते हैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इन द गैस हीटेड फ्रॉम T to T plus dt कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी यदि हम कंसीडर करें कि गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है T से T plus dt तक, लेकिन कब? जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तब। जब वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखेंगे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, और जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा तो हमको कोई एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड नहीं होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा इसका मतलब क्या इंक्रीज करेगा? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो वो कंडीशन कहाँ होगी? इस फिगर में हम देखते हैं कि फिगर में वो कंडीशन कहाँ है कि जब हम गैस के टेम्परेचर को T से T प्लस dt तक बढ़ाएंगे लेकिन गैस के वॉल्यूम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। तो हमें आप फिगर देखते हैं, फिगर में हम देख रहे हैं कि पॉइंट P हमारा है इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। आपको बताया गया है कि द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय E ऑन AB, यानी AB कर्व पे जो पॉइंट P है वो हमारा इनिशियल स्टेट गैस का इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो E से जब हम G जाएंगे, हमको E से पॉइंट G पे जाना है, E से पॉइंट G पे क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर हमारा T से T प्लस dt तक, यानी जब हम गैस को T से T प्लस dt तक हीट करेंगे, गैस के टेम्परेचर को T से T प्लस dt तक बढ़ाएंगे, तो जो ऊष्मा की मात्रा हम देंगे उस ऊष्मा की मात्रा के कारण जो टेम्परेचर उसका T से T प्लस dt तक इंक्रीज करेगा, और जब हम ये इंक्रीज कब करेगा? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तब हमने यहाँ कंसीडर किया है कि इसका गैस हीटेड फ्रॉम T to T plus dt कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि हम गैस के टेम्परेचर को T से T plus dt तक बढ़ाते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे, तो हमारा कौन सा फिगर कहाँ कौन सा रहा है ये देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं इनिशियल स्टेट गैस हमारा की पॉइंट यहाँ पॉइंट P पे है, इनिशियल स्टेट में यहाँ पे पॉइंट G पे जाता है, ठीक है ना? इनिशियल स्टेट P से इनिशियल स्टेट P से पॉइंट G पे जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट G पे जब जाएगा तो गैस का टेम्परेचर यहाँ इस पॉइंट G पे गैस का टेम्परेचर कितना है? T है। पॉइंट P पे T कहाँ है? AB पे है। AB पे गैस का टेम्परेचर हमने T माना है, यानी यहाँ पे गैस का टेम्परेचर T है। पॉइंट G पे जब गैस पहुंचेगा तो गैस से पॉइंट G पे जाएगा तो टेम्परेचर कितना है? T प्लस dt है। T प्लस dt पे पहुंचेगा, यानी कि गैस के टेम्परेचर को T से T प्लस dt तक इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते, देखिए यहाँ वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं, वॉल्यूम हमारा क्या है? पॉइंट P पे भी वॉल्यूम हमारा G है, देखिए यहाँ, और पॉइंट G पे भी वॉल्यूम हमारा क्या है? G है, ठीक है ना?
लेकिन प्रेशर हमारा क्या, प्रेशर पॉइंट सी पे हमारा सी है, और पॉइंट डी पे जब हम गैस को ले जाते हैं तो पॉइंट डी पे गैस का प्रेशर क्या होता है, सी प्लस डीपी, यानी जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखा इट प्रेशर में इंक्रीज एंड इट रिक्वायर्स जी, यानी इसका प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे, टेम्परेचर को गैस को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर T से T प्लस डीपी तक इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बढ़ेगा हमारा, इट प्रेशर विल इंक्रीज, इसका प्रेशर बढ़ेगा एंड इट रिक्वायर्स स्टेट जी, और ये स्टेट जी में पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टेट जी को प्राप्त करेगा स्टेट जी पे, यानी T से G हो जाएगा, E टेल्स टू G यानी T G हो जाएगा। प्रेशर केवल प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर का बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, नहीं, तो केवल प्रेशर इंक्रीज करेगा हमारा। यहाँ हम लिखते हैं सिंस वॉल्यूम इज जीरो, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रही है, दैट इज dW इक्वल टू, हम जानते हैं dW इक्वल टू होता है P dt के, और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रही है तो dV की वैल्यू हो जाएगी 0, P into 0 या वैल्यू आ जाएगी वर्क एनर्जी की। तो हम फर्स्ट क्लास थर्मोडायनामिक्स का बात करना जानते हैं, dQ इक्वल टू होता है du प्लस dW के, dQ इक्वल टू u प्लस dW, dW यहाँ का डिवाइड करेंगे, dW की वैल्यू 0 है, dQ इक्वल टू हो जाएगा du या dQ इक्वल टू du आ जाएगा, या du यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हमको केवल तब प्राप्त होगा जब सिस्टम के यानी गैस जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, जब गैस के स्टेट में चेंजिंग हो, गैस के सब्सटेंस के स्टेट में चेंजिंग है, गैस हमारा पहले स्टेट जी में था, अब यहाँ जी में है, जी से जी पे स्टेट इसके पॉइंट में चेंजिंग है, तो जो पॉइंट चेंज होगा तो यहाँ क्या होगा, चलिए इंटरनल एनर्जी आप निकालेंगे, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, तो फाइनल स्टेट क्या होगा, जी माइनस पी यूजी माइनस यूई कंसीडर करेंगे, ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा बाय द स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। By the definition of specific heat, हम जानते हैं specific heat and constant volume is given by specific heat and constant volume, हम जानते हैं constant volume हम कंसीडर करेंगे, तो हम जानते हैं specific heat का फार्मूला P इक्वल टू होता है 2 पाई m into डेल्टा, ये फार्मूला हमने पीछे आपको बताया। अब यहाँ हम dQ को हम कंसीडर करें, P इक्वल टू dQ बाई हो जाएगा m into डेल्टा के साथ हमने dt कंसीडर किया हुआ है, T का dt बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कितना कर रहा है dt, तो dQ बाई dt हो जाएगा, m की वैल्यू हमने 1 मोल कंसीडर की, तो T इक्वल हो जाएगा dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो T इक्वल टू dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। T इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं, dQ बाई dt डेल्टा, यहाँ हमने ये कितना लिया dQ मान लिया है, तो dQ बाई dt डेल्टा को dt मानते हैं, dt कंसीडर किया टेम्परेचर में चेंज हम dt ले रहे हैं, तो dQ बाई dt हो जाएगा, m की वैल्यू हमने 1 मोल कंसीडर किया हुआ है, तो 1 मोल हो जाएगा dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, T इक्वल टू आ गया dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या इंप्लाइज दैट dQ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन नंबर 3 के लिए उदाहरण कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ध्यान रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 दी के पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 दी के इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो dQ इक्वेशन 3 क्या है, dQ इक्वल टू dV dt है, और इक्वेशन 2 में dQ इक्वल टू कितना है, du है, यानी इंप्लाइज है क्या हो जाएगा, इंप्लाइज है du इक्वल टू हो जाएगा Pv dt, du इक्वल टू आ जाएगा Pv dt के इक्वेशन नंबर बना हो जाएगा 4। ठीक, du इक्वल टू हो जाएगा Pv dt के इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा du इक्वल टू Pv dt इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 4। ठीक, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ तक कंसीडर करेंगे अगेन इफ द इनिशियल स्टेट T, if the initial state T, अब हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि यदि हमारा जो इनिशियल स्टेट T है वो गैस हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T to T तक एट कांस्टेंट प्रेशर, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेट T हम मानते हैं, इनिशियल स्टेट मानते हैं T है, इनिशियल स्टेट गैस को हम हीट करते हैं T से T प्लस dt तक, और तब T से T प्लस dt तक लेते हैं, लेकिन प्रेशर को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और गैस को हीट करेंगे, जब गैस को हीट करेंगे टेम्परेचर T से T प्लस dt तक, तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर
भी इंक्रीज करेगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे, यानी गैस हमारा क्या गैस देन हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, यानी इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज या चेंज फ्रॉम V to V plus dt, इसका वॉल्यूम भी हमारा चेंज होगा एंड गैस रिक्वायर द फाइनल स्टेट F, वो गैस हमारा स्टेट F को फाइंड कर लेगी, ठीक ना। इस प्रकार से हम कंसीडर करते हैं इफ द इनिशियल स्टेट P एंड यहाँ हम कंसीडर करते हैं एंड गैस इज हीटेड, initial state P, the gas and gas is heated from T to, gas is heated from T to T plus dt, T to T plus dt, so gas is heated from T to T plus dt, keeping pressure as constant, ठीक है, keeping pressure constant, then its volume will change from V to V plus dV, and it requires state F on the curve CD पे। तो यहाँ पे अब हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि देखिए हमने यहाँ मान लिया कि पहले केस में हमने माना कि गैस क्या है, गैस का इनिशियल स्टेट P है और हम गैस को हीट करते हैं टेम्परेचर T से T प्लस dt तक वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट हम कंसीडर करते हैं तो गैस को जब T से T प्लस dt तक ले जाते हैं गैस हमारी क्या है T से G तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार का इनिशियल स्टेट हमने लिखा आगे सुना if the initial state T, यदि initial state T है and gas is heated from T to T plus dt, पुनः हम गैस को क्या करते हैं T से T plus dt तक इंक्रीज करके हीट करते हैं, गैस को हीट करते हैं T से T plus dt तक टेम्परेचर तक, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट मान के हम गैस को हीट करते हैं T से T plus dt टेम्परेचर तक, यानी गैस को T से F की ओर ले जाते हैं। T से F की ओर ले जाने से टेम्परेचर हमारा T से T plus dt तक जाएगा, यानी कि T से T plus dt तक गैस को हीट करते हैं कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, देन इट वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम, तब इसका वॉल्यूम क्या T से जब T से T plus dt तक प्रेशर कांस्टेंट मान के ले जाएंगे तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, तो इस हमारा सिस्टम क्या है स्टेट T से स्टेट F में पहुंच जाएगा। जब स्टेट T से F में पहुंचेगा तो क्या हम प्रेशर हमारा क्या है पॉइंट P से भी प्रेशर हमारा P है और पॉइंट F पे भी प्रेशर हमारा क्या है P है, यानी प्रेशर को कांस्टेंट मान के हम गैस को हीट करते हैं टेम्परेचर T से T प्लस dt तक। तो जब टेम्परेचर T से T प्लस dt तक गैस को हीट करेंगे तो गैस का वॉल्यूम T से T प्लस dV तक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे होगा then its volume will change from V to V plus dV and it requires state F on the curve CD, और गैस क्या होती है स्टेट F को फाइंड कर लेती है on the curve CD। तो जब इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो हमको पता है कि एक्सटर्नल वर्क डन हमको मिलेगा, जब इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो हमको एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड होगा, तो वॉल्यूम चेंज के कारण हमको एक्सटर्नल वर्क डन कितना मिलेगा ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे the work done the work done in this case या work done by the gas is the work done by the gas in this case thus in this case the work done by the gas is, यहाँ सुधारा इंसाइज है dW इक्वल टू होगा PdV के, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट P है, dV की वैल्यू वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहाँ पे T से T plus dV यानी T plus dV
माइनस हो जाएगा डी के, या इंप्लाइज दैट आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हमको मिल जाएगा पी डी। ठीक, डी डब्ल्यू इक्वल टू हमको मिलेगा पी डी डी के। फिर हम स्टैटिस्टिक फिट यहाँ पर निकाल सकते हैं, स्टैटिस्टिक फिट निकालेंगे एट फोर्स प्रेशर। now the static heat at constant pressure is given by constant pressure से जब आप लेंगे तो Cp इक्वल टू आ जाएगा dq by dt at constant pressure, या implies that dq इक्वल टू हो जाएगा Cp dt। dq इक्वल टू होगा Cp dt, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 5। ठीक, dq इक्वल टू आ जाएगा Cp dt के। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। तो अब Cp इक्वल टू हम dq डैश मान तो dq के इक्विवेलेंट कंसीडर कर ले सकते हैं। तो dq डैश इक्वल टू हो जाएगा Cp dt के। यहाँ पे dq डैश इक्वल टू Cp डैश आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम कंसीडर कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स from first law of thermodynamics, dynamics यहाँ हो जाएगा dq डैश इक्वल टू du डैश प्लस dw, या इम्प्लाइज दैट हो जाएगा dq डैश इक्वल टू du डैश है, du डैश हो जाएगा du डैश प्लस dw की वैल्यू हमने निकाली है pdv। ठीक, या इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 से dq डैश की वैल्यू Cp dt इज इक्वल टू हो जाएगा du डैश प्लस pdv के इक्वेशन नंबर हो जाएगा Cp dt इज इक्वल टू हो जाएगा du डैश प्लस pdv। ठीक ना, इक्वेशन नंबर आ जाएगा 6। ठीक, यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इसी प्रकार से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। देखिए फिर से देखेंगे एक बार, हमने मान लिया जैसे हमने नीचे किया था, पहले हमने क्या लिया, पहले हमने इनिशियल स्टेट से गैस को हीट किया ठीक है, टीचर डेली टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंसीडर कर हमको वैल्यू मिलती है du इक्वल टू Cv dt। ठीक ना, पहले हमको वास्तव में du इक्वल टू Cv dt है। फिर हम वहां से फिर आगे हम फिर क्या करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर इसको इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। जब कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस के टेम्परेचर में भी इंक्रीजिंग होगी, साथ साथ हमको वर्क फाइंड होगा, क्योंकि जब कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो हमने यहाँ लिखा कि and gas emitted from temperature T to keep the Cp pressure constant, then its volume will change. जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन फाइंड होगा। तो हमने लिखा था in this case the work done by the gas is गैस के जो आगे जाएगा कार्य निकालने के लिए हो जाएगा P into dV होता है। dV है वॉल्यूम में चेंजिंग। वॉल्यूम पहले क्या था, इनिशियल स्टेट वॉल्यूम हमारा V था, फाइनल स्टेट वॉल्यूम हमारा V plus dV होता है। V plus dV माइनस हो जाएगा V के, V plus dV माइनस V हो जाएगा, क्या dW इक्वल टू आ जाएगा P into dV के। इस प्रकार से जैसे कि रिएक्शन हम जानते हैं उसका फार्मूला मतलब Cp इक्वल टू हो जाएगा dq डैश बाय dt और कांस्टेंट प्रेशर है dq डैश इक्वल हो जाएगा Cp dt के। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे dq इक्वल टू dq प्लस dw होगा, dq इक्वल टू dq प्लस dw, या dq डैश इक्वल टू हो जाएगा du डैश pdv के, Cp इक्वल टू du डैश प्लस pdv के। इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 6। इक्वेशन नंबर आ जाएगा 6 से यहाँ से इसके आगे हम लिखते हैं। देखिए सिंस हम जानते हैं क्योंकि जानते हैं कि इनिशियल स्टेट EO F, ठीक है, या इनिशियल स्टेट EO हम जानते हैं कि सिंस द इंटरनल एनर्जी du डैश क्या है। ठीक, जब हम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं, इनिशियल से फाइनल सिस्टम मारा जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी हमारी होती है वो du डैश हमने मान लिया du डैश, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इंटरनल एनर्जी को du कंसीडर किया। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने इंटरनल एनर्जी को du कंसीडर किया हुआ है du। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो इंटरनल एनर्जी हमारी होती है, इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट पर होती है, साथ साथ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और स्टेट चेंज होंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक ना, अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे E से F की बात करें, चाहे E से G की बात करें, इन द फोर प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में जो
टेम्परेचर हमारा है बोथ प्रोसेस, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ सेम। इनिशियल टेम्परेचर देखिए इस प्रोसेस में ई से जी जब सिस्टम जाता है तब पर भी उसकी इंटरनल यानी टेम्परेचर जो हमारा होता है, देखिए इनिशियल और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है। इनिशियल दोनों प्रोसेस में इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं बट इन बोथ प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, यानी दोनों प्रोसेस में देखिए एबी चाहे प्रोसेस एक प्रोसेस हमने लिया है कांस्टेंट प्रेशर का, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हमने कंसीडर किया पी से जी पे सिस्टम आता जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ भी नीचे देखिए कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में भी जब एक कांस्टेंट प्रेशर हमने लिया है यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में भी हम देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में जब कंसीडर करते हैं आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर पे इनिशियल स्टेट की है, टेम्परेचर कितना है टी, टी है, तो जो इंटरनल एनर्जी आइसोबैरिक प्रोसेस में होगी, आइसोकोरिक बैरिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक ना, ई टेम्परेचर यहाँ है, और आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए जब वाल्व कांस्टेंट होती है, जब सिस्टम हमारा ई से जी पे जाता है, तो ई से जी पे जाता है, ई के नीचे क्या है टी है, ई पे टेम्परेचर कितना है टी है, तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी टेम्परेचर टी है और आइसोबैरिक प्रोसेस में भी टेम्परेचर इनिशियल स्टेट का क्या है टी है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट टी होगी इनिशियल स्टेट में, वही इंटरनल एनर्जी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी होगी, यानी चाहे आइसोबैरिक प्रोसेस में चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का टेम्परेचर सेम है। फाइनल स्टेट में देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है एफ पे टी प्लस डी है, आइसोकोरिक प्रोसेस में देखिए टेम्परेचर कितना है टी पे टी प्लस डी है, ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी होगी वही इंटरनल एनर्जी यहाँ भी होगी, यानी यूटी माइनस यू ई करिए चाहे यूएफ माइनस यू ई करिए बात एक ही है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ की अगर बात करें तो du इक्वल टू होगा यूडी माइनस यूटी, और यहाँ की बात करें यहाँ से क्या होगा du डैश इक्वल टू यूएफ माइनस यूई होगा, लेकिन यूएफ से जो टेम्परेचर है गैस का वही टेम्परेचर यूडी के, तो जो इंटरनल एनर्जी यहाँ होगी वही इंटरनल एनर्जी यहाँ होगी, जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट में इतनी होगी वही इंटरनल एनर्जी यहाँ भी होगी, यूई दोनों है, तो यहाँ भी इंटरनल एनर्जी वही होगी इनिशियल स्टेट में और फाइनल में भी स्टेट से चाहे ड्यू की वैल्यू निकालने जो वैल्यू है वही ड्यू गैस की आएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट बोथ द प्रोसेस इन बोथ प्रोसेस द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, हेंस द internal energy of an ideal gas depends on temperature, hence the change in internal energy for both cases are same, ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं but in both process the initial and final temperature are same, and still internal energy depend upon temperature, hence is depend upon temperature signal, ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं but in both process the initial and final temperature are same, hence the internal energy for, 1 and 1 are same,
whose process or state that is आप कर सकते हैं du dash equal to हो जाएगा implies that you know that dp dt is equal to हो जाएगा implies that dp dt is equal to हो जाएगा du plus pdv के du plus pdv के from equation 4 भी है इसलिए नंबर 4 पीछे भी हमने आपको दिखाया था भी है इक्वेशन नंबर 4 में लिख सकते हैं आप dp dt इक्वल टू हो जाएगा dp dt प्लस pdt dp dt इक्वल टू हो जाएगा dp dt के प्लस pdv के dp dt इक्वल टू du प्लस pdv होगा इक्वेशन नंबर इसको मान सकते हैं 7 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 8 ठीक ना dp dt इक्वल टू हो जाएगा dp dt प्लस pdv के फॉर स्टेट e एंड f यूजिंग एस इक्वेशन हम कंसीडर कर लेंगे यहां से फॉर स्टेट e एंड f यूजिंग gas equation for state E and F using gas equation दी है इक्वेशन के लिए कंसीडर करेंगे E और F के लिए तो स्टेट E में जब कंसीडर आप करेंगे तो E इक्वल टू गैस इक्वेशन होता है dV इक्वल टू RT के तो E और F के लिए E इक्वल टू RT कंसीडर करेंगे तो स्टेट यहाँ पे फॉर स्टेट E एंड F यूजिंग गैस इक्वेशन E इक्वल टू होगा RT के ठीक ना E इक्वल टू RT होगा तो हमारा वॉल्यूम जो सिद्ध होता है स्टेट E में इक्वल टू RT होगा और स्टेट F में प्रेशर तो हमारा P रहेगा प्रेशर P रहेगा लेकिन वॉल्यूम हमारा हो जाएगा V प्लस dV ये स्टेट E की बात हो जाएगी और ये हमारा स्टेट F हो जाएगी R P प्लस dT हो जाएगा यहाँ पे और T प्लस dT हो जाएगा इसके आधार पर यहाँ कंसीडर करें तो इम्प्लाइज दैट यहाँ आ जाएगा PV प्लस PDV इज इक्वल टू RP प्लस RP ठीक है PV यहाँ RT PV इक्वल टू RT होता है यहाँ ये दोनों आप अपने कंसीडर हो जाएंगे इम्प्लाइज दैट हमको मिल जाएगा PDV इक्वल टू RDT PDV इक्वल टू हो जाएगा RDT के ठीक है ना उठा के रख देंगे यहाँ पे PDV इक्वल टू हो जाएगा RDT के यह इम्प्लाइज है यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट करेंगे PDV इक्वल टू RDT होगा ठीक है और स्टेट E एंड F यूजिंग तो स्टेट E की बात करेंगे स्टेट E में प्रेशर हमारा P है वॉल्यूम V है PV इक्वल टू RT ठीक स्टेट F की बात करेंगे स्टेट F में हमारा P प्रेशर हमारा P है वॉल्यूम हमारा V प्लस dV है R टेम्परेचर है और F में हमारा टेम्परेचर क्या है T प्लस dT है तो T प्लस dT हो गया इसको ओपन करेंगे PV प्लस PDV हो जाएगा इज इक्वल टू RT प्लस RDV RT जो PV के बराबर है आप PV रख देंगे PV से कैंसिल हो जाएगा PDV इक्वल टू RDT ठीक है और ये वैल्यू प्राप्त इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन 8 B के इक्वेशन नंबर 8 के यहाँ हो जाएगा dP dt इक्वल टू हो जाएगा PV dt प्लस PDV है PDV वैल्यू हम लिख सकते हैं RDT के डिवाइडिंग हम बोल रहे हैं कि पूरा dt dt से डिवाइड कर दें dt इधर से डिवाइड हो जाएगा या PV इक्वल टू हो जाएगा PV प्लस R के या इम्प्लाइड रेट हो जाएगा PP माइनस PV इक्वल टू R ये हमारा मेयर्स लॉ This is the Mayor's law, known as Mayor's law. According to this relation, the difference of the two molar specific of an ideal gas is equal to the R या gas constant. यानी कि दो specific heat के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आइडियल गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट के बीच का जो डिफरेंस होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम और आइडियल गैस इक्वल टू होगा गैसेस कांस्टेंट आर के बराबर P माइनस P इक्वल टू हो जाएगा आर के हम आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं हमने आपको दिखाया हमने मान लिया कि दोनों प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर जो है और फाइनल टेम्परेचर जो है वही आइसोबैरिक के लिए है देखिए आइसोबैरिक में इनिशियल टेम्परेचर हमारा T और फाइनल टेम्परेचर dt है आइसोबैरिक के लिए हमारा इनिशियल टेम्परेचर T और आइसोबैरिक के लिए फाइनल टेम्परेचर T + dt
यूजी माइनस यूवी करें या डिवाइडेड यूएफ माइनस यूवी करें तो यूजी की जो वैल्यू होगी वही यूएफ की होगी, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर वही टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर करते हैं तो इंटरनल भी सेम रहेगी, समझ रहे हैं। इस प्रकार से डी की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी, सीपी डी की वैल्यू डी प्लस सी लिया, डी की इक्वेशन पर पहुंचने के लिए बाद में सीपी डी प्लस सी हो जाएगा। स्टेट की और के लिए हम गैस इक्वेशन में लिखेंगे, स्टेट में प्रेशर हमारा पी है, वॉल्यूम भी है, आप है कांस्टेंट सेपरेटली है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर हमारा पी है, वॉल्यूम भी प्लस सी भी है, गैस कांस्टेंट सी प्लस सी है। इसको ओपन करेंगे पी डी की वैल्यू आगे के बराबर हो जाएगी, आंसर आपको मिल जाएगा सीपी माइनस पी इक्वल टू आर। दिस इज द मेयर इक्वेशन या मेयर लॉ कहते हैं इसको, मेयर रिलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी say that we consider that we prove that the difference between specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume in for an ideal gas is equal to the gas at constant R। ठीक, Cp minus Cv equal to R। इसको हम एक प्रकार से और भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप छोटे की लाइन में हम प्रूव करेंगे, देख लेते हैं थोड़ा उसको भी देखिए। एक प्रकार से और भी हम प्रूव कर सकते हैं, शॉर्टली वेरी शॉर्टली इसको प्रूव कर सकते हैं। एक और बता दिया हमने पीछे आपको y the specific heat is greater than y the specific heat at constant pressure is greater than specific heat at constant volume, ये हमने आपको बताया था। तो Cp और Cv के केस में जो हमने वैल्यू बताई थी उसके आधार पर हम दो वैल्यू कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू, देखिए Cv इक्वल टू हमने वहां माना Q1, हमने आपको बताया कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट कंसीडर करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम में स्पेसिफिक हीट में जो भी अमाउंट आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, गैस को प्रोवाइड करेंगे, वो हीट टोटली कन्वर्ट होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट इन केस आप कांस्टेंट प्रेशर, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे, जब प्रेशर को कांस्टेंट लेके हीट प्रोवाइड करेंगे गैस सिस्टम को, तो जो हीट हम गैस को प्रोवाइड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रोवाइड करेंगे कुछ हीट का कुछ भाग उसके द्वारा किए गए कार्य में और शेष कुछ भाग उसके टेम्परेचर इंक्रीजिंग में और शेष किए गए कार्य में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम ये चाहें कि गैस का जो गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो उसकी स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर एट कांस्टेंट प्रेशर, गैस का जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, वो अमाउंट ऑफ हीट जो सब्सटेंस को हम प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो टोटल हीट कन्वर्ट होगी उसके टेम्परेचर इंक्रीजिंग में। हमने मान लिया कि ये रिजल्ट वैल्यू गैस की हम की वैल्यू हम 1 हमने कंसीडर किया और टेम्परेचर हमारा बॉडी की वैल्यू 180 करती है, तो सीधी वैल्यू का इक्वल अमाउंट ऑफ हीट होगी। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम कंसीडर करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे उस हीट का कुछ भाग उसके टेम्परेचर की इंक्रीजिंग में शेष किए गए कार्य में खर्च होगा। तो अगर हम ये चाहें कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ हीट के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वही टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे इंक्रीज हो, तो हमको और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे उसमें कुछ वर्क डन में और कुछ ही टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा, और हम चाहते हैं कि टेम्परेचर हमारा यहाँ इक्वल यानी कि चेंज हो, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ अमाउंट ऑफ हीट और अधिक देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है अगर हम Cp माइनस Cv करें तो Cp माइनस Cv यहाँ कहने का मतलब Cp की वैल्यू हम निकाले Q1 प्लस Q2 होगा। Q1 को हम करते हैं यानी Cp, यहाँ हम कह सकते हैं कि Cp माइनस Cv अगर हम करें तो Cp क्या है, Cp में वो हीट एक्स्ट्रा रहेगी जो एक्सटर्नल वर्क डन करती है, वह हीट की वैल्यू अधिक होगी जो एक्सटर्नल वर्क डन करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी सिंपल सी बात है, Cv की वैल्यू क्या है, 1 डिग्री के साथ 1 ग्राम मोल के गैस के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो वैल्यू Q1 है वही Q1 Cv के Q1 की जो वैल्यू है वो 3 ग्राम है। लेकिन Cp के केस में यही अगर करना है तो हमको Q1 हीट को देनी ही पड़ेगी, साथ साथ हमको थोड़ी हीट और अधिक देनी पड़ेगी, इसकी अपेक्षा हीट हमको और प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके कारण हमको एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड होगा। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। समझ रहे हैं? तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। इसलिए हम करेंगे क्या, इसलिए हम अगर Cp माइनस Cv करते हैं तो Cp माइनस Cv यानी Cv Q1 की बराबर है, Q1 के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो Cv है, तो Cp में से अगर Cv घटा रहे हैं तो Cv घटा रहे हैं कहने का मतलब जो Cv में हीट है वो कितनी अधिक है Cv से उतनी अधिक है जितना वो एक्स्ट्रा वर्क करता है। क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे और इसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर हम चाहते हैं तो पहले जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे पहले तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट के टेम्परेचर के बराबर ही खर्च हो जाएगा। अब इससे अधिक जो टेम्परेचर हीट हम देंगे वो किए गए कार्य में खर्च होगा। यानी अगर Cv में से Cv को घटा दिया जाए तो जो हीट बचेगी वही हीट हमारी कहाँ खर्च होती है, किए गए कार्य में खर्च होती है। तो इसके
एक्सटर्नल वर्क। Cp माइनस Cv इक्वल टू हम कंसीडर कर सकते हैं एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क क्या है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही ना? प्रेशर इनटू हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम हम कर सकते हैं, या प्रेशर हम मान लेते हैं P है, वॉल्यूम हम मान लेते हैं V1 से V2 में होता है, V2 माइनस V1 हो जाएगा। ये आ गया Cp माइनस Cv, P V2 माइनस V1। अब हम गैस इक्वेशन हम जानते हैं, तो हम गैस इक्वेशन अगर हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, P V1 इज इक्वल टू होगा RT, P V1 इक्वल टू RT होगा। अब हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, P V2 इक्वल टू हम मान लेते हैं टेम्परेचर T का 1 हो जाता है, यहाँ मान लेते हैं 8T+1 हो गया, ठीक है ना? तो हम गैस इक्वेशन हम जानेंगे, तो गैस इक्वेशन जब हम लेंगे तो जब हम इनिशियल स्टेट में होंगे, इनिशियल स्टेट होने वाला प्रेशर P है, वॉल्यूम हमारा V1 है, टेम्परेचर हमारा T होता है। जब टेम्परेचर हम हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हमारा T+1 हो जाएगा, जब टेम्परेचर T+1 होगा वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो वॉल्यूम में लेने के लिए P V2 P V1 इक्वल टू RT हो जाएगा, या P V2 इक्वल टू वॉल्यूम गैस इक्वेशन RT+1 हो जाएगा। दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू हम खुल जाएगा, देखिए इंप्लाइड से ध्यान आ जाएगा P V2 माइनस P V1 इज इक्वल टू RT+1, RT+1 माइनस हो जाएगा P के RT माइनस RT के जाने वाला है, RT प्लस R माइनस RT इज इक्वल टू हो जाएगा P V2 माइनस V1, ये कॉमन हो जाएगा, या इंप्लाइड से क्या जाएगा P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू R के, ये आएगा हो जाएगा P V2 माइनस V1 इक्वल टू R हो जाएगा, और P V2 माइनस V1 से किसके बराबर है? P माइनस V के। इंप्लाइड से ध्यान से सकते हैं P माइनस V इक्वल टू R, इस प्रकार से, ठीक है? हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर मानेंगे कि एट प्रेशर P लेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनआईडी गैस एट टेम्परेचर T V1 is given and at temperature T+1 degree is V2, then हम यहाँ पे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ Cp एंड Cv हम जानते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू जब हम करेंगे तो Cp में वही ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है जो एक्सटर्नल वर्क डन करती है, समझ रहे हैं ना? यानी अगर हम Cp में से Cv को घटा दें तो Cv को जब घटाएंगे तो वही अमाउंट ऑफ हीट अधिक होगी, यानी वही वैल्यू हमको मिलेगी तो एक्सटर्नल वर्क डन में जो हीट हमारी एक्सटर्नल वर्क डन में खर्च होती है, समझ रहे हैं ना? तो Cp माइनस Cv इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि Cp और Cv की वैल्यू जो Cv की वैल्यू आएगी हीट के कारण वही वैल्यू तो Cp में भी आएगी। अब जो Cp में एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो एक्स्ट्रा वैल्यू होगा एक्सटर्नल वर्क है, यदि Cp में अगर हम Cv को घटा दें तो वैल्यू हमको एक्सटर्नल वर्क के बराबर मिलेगी। एक्सटर्नल वर्क जिसको प्रेशर इनटू चेंज वाला, प्रेशर हमारा P हो गया, चेंज वाला निकाल के V1 V2 हो जाएगा। अब हम गैस इक्वेशन हम जानते हैं इनिशियल स्टेट में अगर वॉल्यूम वाला V1 है, किस टेम्परेचर हमने माना है T टेम्परेचर पे, तो T1 इक्वल हो जाएगा RT के। T+1 टेम्परेचर पे हमने मान लिया है कि वॉल्यूम V2 है, तो RT सिचुएशन P V2 इक्वल हो जाएगा RT+1 के, ठीक ना? RT+1 दोनों बातों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को मिला है P V2 माइनस V1 R के, और P V2 माइनस V1 P माइनस V है, P माइनस V2 R। इस प्रकार से हम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, बस एक केवल लिखना है एट द प्रेशर P, हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, एट प्रेशर P लेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस at temperature T and T+1 degree is V1 and V2, then from the definition of Cp and Cv, Cp और Cv की डेफिनेशन के आधार से हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क, ठीक है? एक्सटर्नल वर्क पर सॉल्व कर लेंगे, करना ही आता है, या इस तरह से पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें उम्मीद है कि मीडियम क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, या इससे एक ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक लेके हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद।